हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज के इस लेक्चर में हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय एवं उनका हिंदी साहित्य में योगदान देखेंगे। अगर हिंदी साहित्य के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त की बात की जाए तो ये महानतम विभूतियों में से एक है हिंदी साहित्य में, जिनका जन्म 30 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। चिरगांव झांसी जिले के अंदर एक स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिता का नाम श्री राम शरण था, जो कि राम भक्त थे। राम भगवान श्री राम के अनन्य अनुयायी थे। एवं इनकी माता का नाम सरयू देवी था, जो धार्मिक विचारों वाली एक महिला थी, जिसका प्रभाव इनके ऊपर हमें देखने को मिलता है। आगे इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव के एक प्राथमिक विद्यालय में ही प्रारंभ हुई। हिंदी, बंगला, संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी भाषा का इन्हें अथाह ज्ञान था। ये इन सभी भाषाओं के ज्ञाता थे। इनकी आरंभिक कविताओं का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में होता है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित की जा रही थी। और इनका साहित्यिक योगदान देख लें अगर हम, तो मैथिली शरण गुप्त का लेखन कार्य द्विवेदी युग के प्रारंभ होकर नई कविता काल तक अनवरत रूप से चलता रहता है। कब से प्रारंभ होता है? द्विवेदी युग से प्रारंभ होता है और नई कविता युग तक चलता रहता है। इन्होंने भारत के भविष्य की कल्पना का आधार रामायण, महाभारत व अन्य पौराणिक कथाओं में ढूंढने का प्रयास किया। ये पुराणों के माध्यम से आधुनिकता को जोड़ देने वाले कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। गुप्त जी वर्तमान की अनेक समस्याओं का हल पौराणिक कथाओं में ढूंढने का प्रयास करते हैं, किंतु कहीं भी अतीतोन्मुखी प्रतीत नहीं। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि एकदम अतीत के ही तरफ उन्मुख है, एकदम अतीत को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। ये अतीत में जाते थे, लेकिन उससे वर्तमान की समस्याओं को ढूंढ लेने में इन्हें अपार कौशल प्राप्त था, जिसका प्रयोग ये हमेशा करते हुए अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में हमें दिख जाते हैं। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से लेकर सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसान आंदोलन, स्वाधीनता प्राप्ति की खुशी, देश विभाजन आदि इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे। तो इनके काव्य विषयों की बात की जाए तो ब्रिटिश शासन का अत्याचार, सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसान आंदोलन, अर्थात हम ओवरऑल बात करें तो ब्रिटिश शासन से लेकर स्वतंत्रता और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कुछ वर्षों तक इनका जो है कविताओं पर प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। और इसके बाद भारत भारती, गुरुकुल, स्वदेश संगीत, द्वापर आदि रचनाओं में कवि ने देश की अखंडता के लिए, कौन कौन सी रचनाओं में? भारत भारती, गुरुकुल, स्वदेश संगीत, द्वापर आदि रचनाओं में कवि ने देश की अखंडता के लिए सामाजिक समता और भावनात्मक एकता को उजागर किया है। इसका महत्व बताया है कि जो है सामाजिक समता और भावात्मक एकता कितनी इंपॉर्टेंट है। साकेत, द्वापर, पंचवटी, यशोधरा, हिडिंबा आदि रचनाओं के माध्यम से गुप्त जी ने भारतीय नारी समस्या पर गंभीरता से प्रकाश डाला है। कौन कौन सी रचनाओं के माध्यम से? द्वापर, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, हिडिंबा। इनके काव्यों पर चर्चा करें हम तो रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, कुड़ाल, झंकार, उच्छ्वास, सिद्धराज, द्वापर, विष्णुप्रिया, जयद्रथवध, जय भारत, पंचवटी, नहुस, वन वैभव, बक संहार, मंगल घाट, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, राजा प्रजा।
आदि ऐसे अनेक काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी के। अगर इनकी भाषा की बात करें तो हम पाते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने भारतेंदु की तरह आम बोलचाल की भाषा को अपनी काव्य भाषा के रूप में स्वीकार किया तथा ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा निर्धारित व्याकरण सम्मत भाषा का ही प्रयोग करते थे। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते थे जो कि व्याकरण सम्मत थी। स्थान स्थान पर लोकोक्तियां और मुहावरों का प्रयोग भी इन्होंने बखूबी किया है, जो कि हिंदी साहित्य में इनकी सार्थकता तथा इनकी विद्वता का पर्याय है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों को लेते हुए तत्भव प्रधान भाषा को अपने काव्य का मुख्य आधार मैथिली शरण गुप्त जी ने बनाया है। हम इन्हें हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सम्मानों की बात कर लें तो 1936 में गुप्त जी को इनकी रचना साकेत के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1948 में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1952 से 1964 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। हिंदी साहित्य जगत के इस महान कवि मैथिली शरण गुप्त का 1964 देहावसान। आई होप आपको ये जीवन परिचय बेहतर ढंग से समझ आया होगा। आप एक दो बार देख सकते हैं ताकि अच्छा परिणाम ला सकें आप अपनी एग्जाम्स में और आपको जानकारी अच्छी हो सके। ओके, मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।